हेलो एंड वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस और आप लोग देख रहे हैं PYQs टू MCQs। इस प्रोग्राम के तहत हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर की एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस के आधार पे हम लोग तय करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और फिर हम लोग उससे रिलेटेड MCQs देखते हैं जिसके 2025 प्रीलिम्स में पूछे जाने की प्रायिकता होती है। आज से इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। पहले हम क्या करते थे, न्यूज़पेपर के कटिंग के बाद हम उसकी एनालिसिस देखते थे और फिर हम लोग MCQs एवं PYQs दोनों देखते थे। लेकिन आज से एक बदलाव किया गया है कि पहले हम न्यूज़ की एनालिसिस कंप्लीट देख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे PYQ और फिर हम MCQ लास्ट में कंप्लीट देखेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक है जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट हैं उस पर दुर्घटना हुई है और ये काफ़ी दुखद दुर्घटना है। उत्तराखंड के गांव में, ये चमोली गांव में हुआ है। तो इसका थोड़ा सा हम लोग न्यूज़ देखते हैं। शुक्रवार को शाम लगभग 5 बजे उत्तराखंड के चमोली जिले में माना गांव में BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन की परियोजना स्थल पर हिमस्खलन हुआ और पिछले 48 घंटे में हो रही लगातार बर्फबारी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है, जिससे बचाव कार्य जो है और ज़्यादा कठिन हो गए हैं। इसके साथ ही भारत मौसम विज्ञान जो विभाग है उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की। मतलब ये है कि अभी और भी समस्याएं आने बाकी है। इसके अलावा सेना ने अस्पताल में घायल मजदूरों का इलाज चल रहा है और वो गंभीर रूप से कुछ लोगों को जो है गंभीर सिर पे चोटें आई है। इस संदर्भ में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका कार्य सड़क जो है या बुनियादी ढांचे के लिए सड़क नेटवर्क का निर्माण करना और उसका रखरखाव करना, यानी कि खास करके सीमा पर जो सड़क निर्माण है वो इसके जिम्मेदारी है। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस की बात करें तो अनुच्छेद 246 और 7वीं सूची संघ सूची में रणनीतिक क्षेत्रों में सड़क विकास संघ सूची के अंतर्गत आता है, जिसमें केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित बुनियादी ढांचों पर विशेष अधिकार प्राप्त होता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है और जो सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। BRO जो है रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है और विशिष्ट कानूनी और परिचालन दिशा निर्देश का भी पालन करता है। इसके जो प्रमुख कार्य हैं, सड़क निर्माण एवं रखरखाव करना, खास करके दूरस्थ और सीमा क्षेत्र में संपर्क और रक्षा उद्देश्यों के लिए सड़कों का विकास करना, सैनिकों और नागरिकों के लिए हर मौसम में सड़क संपर्क सुनिश्चित करना। जो हमारा बॉर्डर एरिया है उसमें ये देखिए भारत का मैप हम कितना अच्छा बना रहे हैं। तो जो हमारा बॉर्डर एरिया है उस बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये संस्था कार्य करती है। सामरिक महत्व इसके ऊंचाई वाले क्षेत्रों में त्वरित सैनिकों की आवाजाही और रक्षा लॉजिस्टिक्स को सक्षम बनाना। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण भी ये करता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परियोजना जो होती है जैसे भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान जैसे मित्र देशों में सामरिक सड़क विकास के लिए भी कार्य करता है। आपदा राहत जैसे भूस्खलन, बाढ़, भूकंप के बाद सड़क बहाली में भी ये सहायता प्रदान करता है। प्रमुख उपलब्धियों को देखें तो अटल सुरंग का निर्माण जो है हिमाचल प्रदेश में प्रमुख उपलब्धि है। लद्दाख में संपर्क सुधारने के लिए जोजिला और सिंकुला सुरंग निर्माणाधीन है। LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दरबुक और श्योक दौलत बेग जो ओल्डी है वो सड़क पूरी की गई है इसके द्वारा। अर्थात जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रक्षा, सुरक्षा, संपर्क और क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह कठिन परिस्थितियों के बावजूद भारत की सीमा संरचना को मजबूत करने का कार्य जारी रखता है। इस संदर्भ में जो पहले हम करते थे, यहाँ पे हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs देते थे, उसके बाद इसके आधार पे MCQs देते थे। इसको आज से बदल करके हम क्या कर रहे हैं, इसको लास्ट में आपको सारे क्वेश्चंस एक साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पेज नंबर 1 से ही रिलेटेड। GDP जो ग्रो है वो 6.2% है, जो बढ़ रहा है किस कारण से, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसके बढ़ने से ये चीज़ें बढ़ रही है। इस संदर्भ में हम लोग क्या क्या देखेंगे, हम लोग पहले देखेंगे GDP के साथ देखेंगे जो गवर्नमेंट को जो फिस्कल पॉलिसी है उसका GDP के पे क्या इफेक्ट होता है।
इसके साथ ही हम लोग देखेंगे जो आरबीआई की जो मौद्रिक नीति होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और इसके अलावा अन्य जो चीज़ें होंगी, जो इश्यूज होंगे, उस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। तो अक्टूबर दिसंबर 2024 तिमाही में जो है भारत की वास्तविक जीडीपी 6.2% बढ़ी है, जो पिछली तिमाही के 5.6% से अधिक है। सरकारी खर्च जो है क्वार्टर 3 में 8.3% बढ़ा है, जो पिछले साल 2.3% वृद्धि से अधिक है। निजी उपभोग जो है 6.9% बढ़ा है, जो पिछले साल के 5.7% से अधिक है। निर्यात जो है 10.4% बढ़ा है, जबकि रुपये का मूल्यन के कारण आयात 1.1% घटा है। हालांकि स्थिर पूंजी निर्माण जो है 9.3% से घटकर 5.7% हो गई है। जीडीपी ग्रोथ देखें और जो जीडीपी वृद्धि पे राजकोषीय और मौद्रिक नीति के प्रभाव होते हैं वो हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जीडीपी की बात करें तो जीडीपी जो है किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट अवधि, विशेष करके 1 साल के लिए होता है। भारत की बात करें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो एक विशिष्ट अवधि के लिए उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जो होता है उसी को जीडीपी कहते हैं। यह किसी देश की आर्थिक सेहत का प्रमुख संकेतक माना जाता है। इसका जो है जीडीपी वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। तो निवेश और उपभोग, सरकारी नीतियाँ, मुद्रास्फीति और ब्याज दरें, वैश्विक व्यापार और मांग, अवसंरचना और नवाचार, ये सारी चीज़ें जो हैं जीडीपी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में हम लोग फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे और उसके इफेक्ट की बात करेंगे। तो राजकोषीय नीति जो है सरकारी नीति होती है, सरकार की नीति होती है जो कराधान, सार्वजनिक व्यय के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने का प्रयास करती है। राजकोषीय नीति की प्रकार देखें तो विस्तारवादी नीति संकुचनवादी राजकोषीय नीति है। सरकार जब व्यय बढ़ाती है और करों में कटौती करती है तो आर्थिक वृद्धि प्रोत्साहित होती है। उदाहरण बुनियादी ढांचे पर अधिक व्यय, करों में कटौती और सब्सिडी, ये जो है विस्तारवादी राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती है, क्योंकि इससे जो है जीडीपी में वृद्धि होने की संभावना होती है। वहीं अगर संकुचनवादी राजकोषीय नीति की बात करें तो सरकार क्या करती है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अधिक कर लगाती है, सब्सिडी को कम करती है और सरकारी व्यय में कटौती करती है। तो इससे जीडीपी में भी नकारात्मक असर पड़ सकता है, लेकिन मुद्रास्फीति जो है नियंत्रित करने के लिए इस प्रोग्राम को लाया जाता है। तो राजकोषीय नीति के जो है जीडीपी पर प्रभाव देख लीजिए। सरकारी व्यय अगर बढ़ेगा तो जीडीपी में वृद्धि होगी। कर में अगर कटौती होगी तो अधिक क्रय शक्ति होगी, कर कटौती से अधिक मांग बढ़ेगी और जीडीपी में वृद्धि होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे। सरकारी व्यय में अगर कटौती करेंगे तो क्या होगा, वो संकुचन होगा, पैसे का संकुचन होगा, इससे मंदी का खतरा हो सकता है। और इसको हमने पहले भी कहा था कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए यह लाया जाता है। कर अगर अधिक करेंगे तो उपभोग कम हो जाएगा, फिर से जीडीपी में गिरावट होगी और मुद्रास्फीति नियंत्रण होने की संभावना रहेगी। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मौद्रिक नीति वह प्रक्रिया जिसमें केंद्रीय बैंक, भारत का जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित कर आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। इसके दो तरीके की नीति होती है, विस्तारवादी मौद्रिक नीति, संकुचनवादी मौद्रिक नीति। विस्तारवादी मौद्रिक नीति के अंतर्गत मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाया जाता है, ब्याज दरों को कम किया जाता है ताकि आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिले, जैसे रेपो रेट घटाना और नकदी बढ़ाना। संकुचनवादी जो मौद्रिक नीति होती है इसमें मुद्रा आपूर्ति को कम किया जाता है, ब्याज दरें बढ़ाई जाती है ताकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके। आरबीआई का जो है रेपो रेट बढ़ाना, मुद्रा आपूर्ति घटाना इस नीति के तहत आता है। अगर हम इसका इफेक्ट देखें तो कम ब्याज दर जो होता है उससे ऋण सस्ते होते हैं, जीडीपी में वृद्धि की संभावना होती है निवेश के कारण। अधिक ब्याज दर अगर करेंगे तो महंगे होंगे ऋण, तो जीडीपी में धीमे होने की संभावना होती है। अधिक मुद्रा आपूर्ति करेंगे तो उपभोग बढ़ेगा, जीडीपी में वृद्धि की संभावना होगी। कम मुद्रा आपूर्ति करेंगे तो कम उपभोग होगा, जिससे जीडीपी धीमे होने की संभावना होगी, उसकी वृद्धि। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति का कंपैरिजन अगर देखें तो राजकोषीय नीति जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फाइनेंस मिनिस्टर उसके द्वारा चलाया जाता है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है सेंट्रल बैंक आरबीआई द्वारा।
टूल्स जो है टैक्स, पब्लिक एक्सपेंडिंग फिस्कल पॉलिसी में आते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई आता है। फिस्कल पॉलिसी में डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है डिमांड पे। मॉनेटरी पॉलिसी जो है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करता है इंटरेस्ट रेट के माध्यम से। अगर हम फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो रिक्वायर करता है लेजिस्लेटिव अप्रूवल को। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो ये फास्टर होता है क्योंकि आरबीआई जो है इंडिपेंडेंटली एक्ट करती है। अर्थात राजकोषीय और मौद्रिक नीति दोनों ही जीडीपी वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजकोषीय नीति सरकारी व्यय और कराधान के माध्यम से मांग को सीधे प्रभावित करती है, जबकि मौद्रिक नीति तरलता और ब्याज दरों को नियंत्रित करके जीडीपी को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इस प्रकार जो है सतत आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए संतुलित नीति की आवश्यकता है, ताकि विकास भी हो और मुद्रास्फीति भी संतुलित बनी रहे। बेहतर विकास के साथ मुद्रास्फीति संतुलन बना रहे। पेज नंबर 2 और 3 में कुछ टॉपिक है जो ट्राइबल से संबंधित है पेज नंबर 2 पे, और ये जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। कुछ रीजंस हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसी जो पेज नंबर 3 है, राहुल गांधी ने टारगेट किया है जो वैकेंसीज हैं जो एससी पैनल के अंतर्गत एनएससी पैनल यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है उसके अंतर्गत बहुत सारी वैकेंसीज बची हुई है, उसके कारण कंडेम किया गया है गवर्नमेंट को। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। तो जो झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में जो आदिवासी संगठन है जंतर मंतर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि आदिवासी संगठनों ने जनगणना में मौजूद 6 धर्मों के साथ आदिवासी धर्म कॉलम जोड़ने की मांग की है। आपको ज्ञात होगा कि अगर आदिवासी धर्म नहीं है तो आदिवासी लोगों को जबरन जो है हिंदू धर्म के अंतर्गत कॉलम के अंतर्गत टिक लगाना होता है। तो पिछली जनगणना में कई आदिवासी परिवारों को उनके मूल धर्म के बावजूद जो है हिंदू धर्म के रूप में चिन्हित किया गया है। झारखंड बीजेपी नेता देवधन और केंद्रीय सरना समिति ने के फूलचंद्र तिर्की ने प्रदर्शन का जो है नेतृत्व किया है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि उनकी मान्यता न मिलने से उन्हें द्वितीय श्रेणी के नागरिक जैसा महसूस हो रहा है। यही कारण है कि अगर हमारा धर्म अलग है तो हमारे धर्म को अलग रूप से मान्यता दो, जबरन रूप से हमें किसी भी चीज़ में इंगेज करने की कोशिश मत करो। तो ये एक जो प्रेशर कई बार क्या होता है ना कि हमारे ऊपर जब बहुत ज़्यादा दबाव होता है तब हम क्या करते हैं, उस दबाव को हटाने की कोशिश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो समाज है, समाज में एक विखंडन प्रभाव भी उत्पन्न कर सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा जो हमारा न्यूज़ है पेज नंबर 3 पे, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के खाली पदों को लेकर के है। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को जानबूझकर कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 2 महत्वपूर्ण पद पिछले 1 साल से खाली पड़े हुए हैं। लवकुश और वेडेपल्ली रामचंद्र को सदस्य बनाया गया है, लेकिन उपाध्यक्ष के और अन्य पद खाली हैं। आयोग में कानूनी प्रकोष्ठ के लिए भी कानूनी अधिकारी समेत कई पद खाली हैं। तो उस पद को अगर भरा जाए तभी क्या होगा, एससी को उसके जो रिप्रेजेंटेशन जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो बेनिफिट मिल सकते हैं। इस संदर्भ में हम एससी एसटी जो आयोग है उसकी बात करेंगे। तो संविधान के अंतर्गत सामाजिक समावेशी के लिए जो है एससी एसटी और ओबीसी आयोग का गठन किया गया है। अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान जो है अनुच्छेद 338 के तहत है, वहीं 338A के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 338 पहले क्या था, एससी एसटी आयोग एक ही आयोग था, लेकिन बाद में 2003 में जो 89वां संशोधन अधिनियम ला करके अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग आयोग बनाया गया, जो कि अनुच्छेद 338A के तहत आता है। अनुसूचित जाति आयोग का गठन देख लीजिए अनुच्छेद 338 के तहत। इसमें चेयरपर्सन होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं। कार्य जो है निगरानी और संरक्षण करना, एससी के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की जांच करना, जांच जो है एससी के अधिकारों के हनन से संबंधित शिकायतों की जांच करना, सलाहकार भूमिका का कार्य करता है। ये नीतिगत उपाय जो होते हैं उनकी सिफारिश करता है एससी के विकास के लिए। वार्षिक रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, जो संसद में पेश किया जाता है, और कानूनी हस्तक्षेप किया जाता है। एससी कल्याण से संबंधित अदालती मामलों में ये भाग लेता है। अगर एसटी आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 338 के तहत है। बाकी संरचना अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 1 और 3 अध्यक्ष
लगभग सेम ही हैं। और इसके जो कार्य हैं, जितने भी कार्य हैं उसमें केवल SC के जगह आप ST जोड़ दीजिए, बाकी सारे कार्य ऑलमोस्ट सेम ही है। दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन देख लीजिए। अनुच्छेद 338 के तहत SC आयोग अनुसूचित जाति आयोग है, जबकि अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338A के तहत है। स्थापना 2004 में, सेपरेशन के बाद ये भी 2004 में। अब जो स्थापना पूछा जाएगा तो उसको 2004 ही मानेंगे, क्योंकि दोनों का सेपरेशन कर दिया गया है 2004 में। लक्षित समूह जो है SC है, किस मतलब शेड्यूल कास्ट का कमीशन है तो शेड्यूल कास्ट टारगेट है, और शेड्यूल ट्राइब का कमीशन है तो शेड्यूल ट्राइब उसके टारगेट है। कार्य क्या करता है? वेलफेयर और प्रोटेक्शन ऑफ SC और वेलफेयर और प्रोटेक्शन ऑफ ST। सजेस्ट करता है पॉलिसी दोनों के लिए, मतलब काम ऑलमोस्ट सेम ही है, केवल SC की जगह आप ST रख दीजिए। और एक ही चेंज है, जो आर्टिकल 338 के तहत जो है SC के लिए आयोग है, और वहीं 338A के तहत ST के लिए आयोग का गठन किया गया है। अर्थात जो है SC और ST आयोग जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों आयोग जो है नीतियों की निगरानी करते हैं, शिकायतों की जांच करते हैं और समावेशी विकास के लिए सुधारों की सिफारिश करते हैं। इनकी सिफारिश जो है प्रभावी कार्यान्वयन के लिए SC और ST जो है उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार हो सकता है, इसके अगर अनुपालन बेहतर ढंग से किए जाए तो। अगला टॉपिक है हमारा पेज नंबर 3 पे, जो इसरो है उनके आदित्य L1 मिशन से संबंधित है। जो सोलर फ्लेयर है कार्नेल, इसके विषय में ये बात की जा रही है। तो इस संदर्भ में हम लोग सबसे पहले सोलर फ्लेयर जो कार्नेल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद इसका जो पिक्चर लिया गया सोलर जो सूट नाम है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिनेशन टेलीस्कोप, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और ये कैसे कार्य करता है इसको भी हम लोग देखेंगे। अन्य जो इंसाइट्स होंगे आदित्य L1 से संबंधित, हम उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले न्यूज़ देख लीजिए। आदित्य L1 ने सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप के जरिए जो है पहली बार सौर ज्वाला कार्नेल की छवि प्राप्त की है। यह अवलोकन सौर वायुमंडल की निचली परतों प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फेयर में किया गया है। सौर विस्फोटों और अंतरिक्ष मौसम पर उसके प्रभाव को समझने में इससे मदद मिलेगी और पृथ्वी के उपग्रह और पावर ग्रिड पर प्रभाव डालने वाले सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए भी ये डेटा उपलब्ध कराएगा। सोलर फ्लेयर जो कर्नेल है और सूट जो है उसके बारे में जानिए। तो सोलर फ्लेयर कर्नेल जो है ये एक चमकदार भाग होता है जो सबसे उज्जवल और सबसे ऊर्जावान क्षेत्र होता है और ये ऊर्जा उत्सर्जन करता है। तीव्र ऊर्जा मुक्त होने वाला ये स्थान है, तभी ये ज़्यादा चमकदार हमें दिखाई देता है। कारण क्या है? सूर्य के कोरोना में इससे जो है ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा जो है मुक्त होता है, इस कारण से ये चीज़ें होती है, ये घटना देखी जाती है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये जो है एक्सरे और अल्ट्रावायलेट रे में उच्च ऊर्जा उत्सर्जन करता है। सक्रिय सौर क्षेत्र में अचानक चमक बढ़ जाती है और सौर तूफान और कोरोना मास इजेक्शन से ये जुड़ा हुआ है। इसका प्रभाव देख लें तो उपग्रह संचार और GPS सिग्नल को ये बाधित कर सकता है। पृथ्वी पर भू चुंबकीय तूफान उत्पन्न कर सकता है। रेडियो संचार और पावर ग्रिड को प्रभावित कर सकता है। अब हम सूट को देखते हैं। सूट क्या है? तो सूट एक टेलीस्कोप है, स्पेशलाइज्ड टेलीस्कोप है जो सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की स्टडी करता है। ये आदित्य L1 मिशन का पार्ट है जो कि क्या है, किस लिए? इंडिया मिशन टू एक्सप्लोर सोलर जो फेनोमेना है, सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये टेलीस्कोप आदित्य L1 मिशन के साथ जुड़ा हुआ है। इसको जो ये चलाते हैं, विकसित किया गया है, ये है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, इसके माध्यम से इसका विकास, सूट का विकास किया गया है। की फंक्शन देखें सूट का, तो ये क्या करता है? सूर्य के निचले और मध्यम वायुमंडल की उच्च रेजोल्यूशन छवियां प्रदान करता है। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम जो है 200 से 400 नैनोमीटर में सौर गतिविधियों की निगरानी करता है। सौर फ्लेयर, सन स्पॉट और कोरोना हीटिंग को समझने में मदद करता है। पृथ्वी पर प्रभाव डालने वाले अंतरिक्ष मौसम की जो है भविष्यवाणी करने में भी ये सहायता प्रदान करता है। सूट जो है उसका आदित्य L1 मिशन में क्या महत्व है? तो सूर्य को जो है लैग्रेंज पॉइंट 1 से देखने वाला पहला भारतीय मिशन है ये आप ध्यान रखेंगे। ये हमने हालांकि L1 के बारे में और
आदित्य L1 के बारे में पहले भी कई बार चर्चा की है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट उत्सर्जन की जो सतत निगरानी इसके माध्यम से की जाएगी। सौर तूफान और उसके पृथ्वी प्रभाव को समझने में भी ये मदद हमारी करेगा। तो सौर फ्लेयर कर्नेल सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम को समझने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आदित्य L1 मिशन का सूट जो है टेलीस्कोप वैज्ञानिक को सूर्य के अल्ट्रावायलेट उत्सर्जन और सौर तूफान की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। इससे हम जो है अपनी सुरक्षात्मक कार्यवाही भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो नुकसान होते हैं तो उससे पहले हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखिए हमने जैसे आज थोड़ा सा चेंज किया, अब आपको जो पेज नंबर जो 1 का सबसे पहला जो टॉपिक था उससे रिलेटेड हमने एक न्यूज़ था, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो 2016 में पूछा गया वो हम देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, आपको स्टेटमेंट पे विचार करना है। सो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है खनिज समृद्ध जिलों में खनिज अन्वेषण की गतिविधियों को बढ़ावा देता है। बिल्कुल गलत है ये। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का उद्देश्य खनन कार्य से प्रभावित व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना, सेकंड बिल्कुल सही है। और DAF जो है खनन लाइसेंस जारी करने का अधिकार, ये बिल्कुल नहीं है। तो फर्स्ट एंड थर्ड गलत है, सेकंड हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन है। फर्स्ट गलत क्यों है? क्योंकि इसका उद्देश्य जो है खनिज अन्वेषण को बढ़ावा देना नहीं है, खनन गतिविधियों से प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए ये कार्य करता है। उसके बाद अगर हम थर्ड स्टेटमेंट देखें तो थर्ड स्टेटमेंट जो है DAF को खनन या अन्वेषण लाइसेंस जारी करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। लाइसेंस का जो अधिकार है राज्य और केंद्र सरकार के पास ही रहता है और यह खनन और खादान अधिनियम 1957 के तहत नियंत्रित होता है। प्रमुख तथ्य देखें तो खनिज और खादान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत ये लागू किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव जो है खनन प्रभावित समुदाय के कल्याण और विकास के लिए कार्य करना है। ये इसका निधि का जो स्रोत है, खनन कंपनियों अपनी रॉयल्टी का एक हिस्सा जो है DMF में योगदान करती है। प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग जो है पीने के पानी, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्वच्छता, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण के लिए इस धन का उपयोग किया जाता है। अब हमने चूंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, तो देखो यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइजेशन को लिया है। आप ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करो कि हमने क्या किया है, ऑर्गेनाइजेशन को लिया है। जिला खनिज फाउंडेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है सरकार की, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन लेंगे जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके संबंध में आपको विचार करना है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, बिल्कुल गलत है। ये गृह मंत्रालय के तहत नहीं, ये रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो पहला अगर स्टेटमेंट काट दें तो हमारा आंसर तो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन हम पढ़ते हैं सेकंड। सीमा सड़क संगठन की स्थापना रणनीतिक सड़क विकास के लिए की गई, बिल्कुल सही है। BRO सीमा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो केंद्र प्रायोजित योजना, ये भी बिल्कुल सही है। तो सेकंड और थर्ड हमारा सही आंसर हो जाता है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि BRO रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और सीमा सड़कों में सड़क निर्माण और रखरखाव की जो कार्य हैं उसको संपन्न करता है, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को और भी मजबूत किया जा सके। बाकी डिटेल हमने आपको दे दिया है। आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो GDP ग्रोथ से संबंधित है, क्योंकि हमने देखा था कि GDP ग्रोथ का जो पैटर्न है वो हमने देखा था, और उसका जो प्रभाव होता है, किन चीज़ों का उसके प्रभाव होता है वो भी हमने देखा था। तो चलिए देखते हैं इसके GDP वृद्धि के संदर्भ में जो उपाय होते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सरकारी खर्च, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय GDP वृद्धि को बढ़ा सकता है? कौन कौन सा उपाय बढ़ा सकता है? तो बुनियादी ढांचा परियोजना में सरकारी खर्च बढ़ाने से बढ़ सकता है। व्यक्तियों के लिए आयकर दर बढ़ाना, आयकर दर बढ़ाएंगे तो पैसा लोगों का कहाँ जाएगा? सरकार के पास चला जाएगा। वो खर्च होगा नहीं होगा ये मैटर नहीं करता। निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कारपोरेट करों में कटौती, बिल्कुल सही है, ये GDP वृद्धि को बढ़ाएगा। सरकार सब्सिडी में कटौती करने से GDP वृद्धि कम होती है। तो सेकंड और थर्ड गलत है, तो सेकंड और फोर्थ गलत है, तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड गलत क्यों है? क्योंकि आयकर दरों में वृद्धि से लोगों के खर्च की क्षमता घटती है, जिससे उपभोग कम होता है और आर्थिक वृद्धि धीमी हो जाती है।
फोर्थ स्टेटमेंट, सरकारी सब्सिडी में कटौती से लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है, जिससे मांग में गिरावट आती है और जीडीपी वृद्धि धीमी हो सकती है। बाकी हमने आपको पूरे डिटेल में न्यूज़ एनालिसिस के टाइम में सारे डिटेल ऑलरेडी दे दिए हैं। अगला क्वेश्चन जो है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल जो कास्ट है उससे संबंधित कौन से कथन सही हैं, ये आपको विचार करना है। तो शेड्यूल कास्ट का जो नेशनल कमीशन है वो अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित है, जबकि शेड्यूल ट्राइब का जो है अनुच्छेद 338A के तहत स्थापित है। बिल्कुल सही है। दोनों आयोग मूल रूप से एक ही इकाई थे, जिन्हें 2004 में अलग किया गया। ये दोनों ही बिल्कुल सही है। थर्ड देखें तो नेशनल कमीशन फॉर एससी जो है इसका मुख्य कार्य अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ एससी और यहाँ एसटी है, यहाँ एसटी है और यहाँ एससी है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट लिखा हुआ है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट हेयर। थर्ड गलत क्यों है? क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर जो एससी है वो अनुसूचित जातियों के लिए, जबकि नेशनल कमीशन फॉर एसटी जो है अनुसूचित जनजातियों की देखभाल में कार्य करता है। बाकी डिटेल्स ऑलरेडी आपको दिए जा चुके हैं न्यूज़ एनालिसिस में। सोलर फ्लेयर में कर्नेल के संबंध में आपको विचार करना है। सोलर फ्लेयर में कर्नेल सबसे चमकीला और ऊर्जावान हिस्सा होता है, जहां तीव्र ऊर्जा उत्सर्जन होता है। अगला है, यह सूर्य के कोर में संग्रहित गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। एक तो कोर की बात नहीं कर रहा, बाह्य एरिया की बात है, और दूसरा गुरुत्वाकर्षण नहीं, चुंबकीय ऊर्जा के कारण ये होता है। तो सेकंड अगर गलत हम काट दें तो हमारा ऑलरेडी आंसर आ चुका है। थर्ड आंसर देख लीजिए, सौर फ्लेयर कर्नेल उपग्रह संचार, जीपीएस सिग्नल और पृथ्वी पर पावर ग्रिड को बाधित कर सकते हैं। तो हमें अगर इसकी जानकारी अर्ली हो जाती है तो हम उसके सुरक्षा के प्रावधान भी कर सकते हैं। सेकंड गलत क्यों है? क्योंकि कर्नेल सूर्य के कोरोना में संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से नहीं, बल्कि सूर्य के कोर में संग्रहित कर्नेल जो कोरोना में संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा के कारण मुक्त होने से होता है, न कि कोर में संग्रहित गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसका डिटेल्स ऑलरेडी हमने आपको चर्चा कर रखी है। तो आज के जो टॉपिक हैं इतना ही है। आज के जो हमारे न्यूज़ एनालिसिस हैं वो आपको कैसा लगा? अगर लाइक करना है तो आप लाइक कर सकते हैं, आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं। कोई इशू अगर हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो न्यूज़ एनालिसिस विद PYQ to MCQ अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।